नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज श्री मोहम्मद मकबूल वार साहब हमारे साथ है। प्रोग्राम में आज शामिल हो रहे हैं। इनसे बात करेंगे, हम लोगों के मसाइल पर बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और पार्टी में जो बदलाव आया है उस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले जनाब वार साहिब से हम जानना चाहते हैं कि वार साहब भारतीय जनता पार्टी में ये बदलाव आया क्यों? क्या जो पुराने सरबराह थे वो उन्होंने काम अच्छी तरह से किया नहीं, या कोई और बात है जो पर्दे के पीछे है जो आपने बताई नहीं? तो अब हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि असल में ये बदलाव जो बीजेपी में आया है, आया क्या? हमारी पार्टी में बदलाव जो है, जिसको आपने बदलाव बताया, असल में ये बदलाव नहीं है। हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल बाद चेंज होता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तब उसको एक चांस और दिया जाता है। नहीं तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हर 3 साल बाद पार्टी में चेंज होता है। इसी तरह स्टेट से लेकर ब्लॉक तक आज चेंज हुआ है। हमारी स्टेट टीम भी 70% चेंज हुई है। किसी को दोबारा बनाया गया। हमारे 3 जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, तीनों जो पहले काम कर रहे थे उनको ही दोबारा बनाया गया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 ही लोग हैं जिनको फिर दोबारा जिम्मेदारी दी गई। एक बारामूला से मैं हूँ, दूसरा हमारा कुपवारा से मोहम्मद अनवर खान साहब हैं, वो इससे पहले भी वहाँ प्रभारी थे, आज दोबारा बनाया गया। और पुलवामा में हमारे अल्ताफ ठाकुर जी हैं, वो पहले 3 साल भी थे, आज दोबारा बनाया गया। बाकी 7 को चेंज किया गया। आखिर वार साहब, आप ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में आप भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले हैं और अब के बार 50 के पार बीजेपी की हुकूमत बनेगी, आपको 50 सीटें मिलने वाली है। तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नज़दीक है और इस प्रोसेस के साथ साथ आपने पार्टी में भी बदलाव लाया है। तो क्या इसके असरात आगे जा कर के इलेक्शन में मुरतब हो सकते हैं? नहीं, बदलाव का इलेक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इलेक्शन अलग है, बदलाव अलग है। ये पार्टी का स्ट्रक्चर है, ये पार्टी का सिस्टम है, ये इलेक्शन के साथ वाबस्ता नहीं है। हमें इलेक्शन में जो करना है वो हमने 2 जनवरी 2022 को किया है। 2022 में 2 जनवरी से 5 जनवरी तक इस पर मंथन हुआ। 2005 शाम को, यानी 5 जनवरी 2022 में 3 दिन ये चला, 2, 3, 4, 5 शाम को 4 दिन ये चला।
2 दिन दिल्ली में चला, 2 दिन जम्मू में चला, 2 दिन श्रीनगर में चला। जो आने वाले इलेक्शन का सिस्टम है वो बना हुआ है। पार्टी के जो मैनेजमेंट बॉडी होती है, सीनियर्स जो होते हैं, हमारे स्टेट लेवल के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, हमारे सेंटर से होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी हैं, और कुछ लोग इसमें 1-2 और भी हैं। ये 4 लोग पहले फाइनल करते हैं, फिर हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, 10-12 लोगों को। हमारी 15 लोगों की कोर कमेटी है कश्मीर वादी में, जिसमें यहाँ से हम 12 हैं, 2 स्टेट से हैं, 2 सेंटर से हैं, तो 14-15 लोगों पर यही 15 लोग, पहले उन 4-5 लोगों ने किया होता है, फिर हम कश्मीर वालों को जो 10-12 लोग हम हैं, फिर उनको ये सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि कैसे करें। वार साहब, अगर देखा जाए, जैसे आप दावा के चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में आपकी बार 50 से ज़्यादा सीटें लेने वाली है, तो देखने में आया कि कुपवाड़ा की 2 जो सीटें बीडीसी की, जिस पर इलेक्शन हुआ था, और आप बीजेपी की तरफ से भी वहाँ 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, और दोनों ने इलेक्शन में जीत हासिल नहीं की। तो क्या इंडिकेशन है, तो क्या मतलब पेशन गोई है बीजेपी के लिए? क्या ये है, ले सकते हैं आप इसको एज इंडिकेशन आने वाले इलेक्शन की? मानी साहब, हमारी 2 सीटों पर यहाँ डीडीसी इलेक्शन था। एक हजन में थी एक सीट, और एक दुर्गमुला कुपवाड़ा में था। जो लास्ट रिकॉर्ड हमारा रहा है, उससे दुगना वोट हमने दोनों जगह से हासिल किया। हमारी पार्टी का जो सिस्टम अच्छा बना है, ये 2-4 साल से ही बना है। इस साल ज़्यादा अच्छा बना। 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वो छोटे इलेक्शन थे, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसमें प्रॉब्लम हमारी ये रही कि कैंडिडेट्स जो थे, जो उस वक्त हमने इमरजेंसी में कैंडिडेट्स दिए थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला कि वही कैंडिडेट आज होने चाहिए। अगर वो नहीं होता तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये दोनों सीटें हमारे पास होती है, क्योंकि जिस वक्त वो इलेक्शन हुआ हमारे पास इतना विस्तार नहीं था। आज हमारे पास अल्लाह के फजल करम और इनायत से लाखों लोगों की लिस्ट लगी है। आज हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। आज हमें कल ध्यान दिया जाता है 2 इलेक्शन पर। ये हमारे पास छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, एमपी एंड असेंबली। हम जो 50 पार कह रहे हैं वो हम असेंबली का कहते हैं। 2024 में एमपी इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बारामूला से हमारा एमपी होगा। अच्छा, 2024 में। वार साहब, ठीक है, आपका दावा ठीक है, मानते हैं जब आगे क्या होगा, तो आप पेशन गोई कर रहे हैं कि बारामूला में हमारा एमएलए होगा। चलिए ठीक है, होगा। मगर अगर बात करें इन 2 बीडीसी सीटों की, स्टेट इंचार्ज मिस्टर सुनील शर्मा भी आए थे, कश्मीर आए थे इलेक्शन, कश्मीर इंचार्ज हम। हाँ, इलेक्शन कैंपेन चलाने आए थे वो, और उन्होंने दावा भी किया था इन दोनों सीटों पर जीत हमारी होगी, मगर जीत हुई नहीं। इलेक्शन में किसकी जीत है किसकी हार है, मैंने पहले ही अर्ज किया, ये हमारे पास छोटे इलेक्शन होते हैं।
ब्लॉक का इलेक्शन हो, सरपंच का हो, बीडीसी का हो, डीडीसी का हो, इसमें वो प्रॉब्लम आई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि नए कैंडिडेट हम दे नहीं सके और पुराने कैंडिडेटों पर जो हुआ था सो हुआ। लेकिन जो हम बात असेंबली की करते हैं, असेंबली में नारद जून से हमारी 16 सीटें हैं। 16 सीटों में हम आपको 10 सीटें निकाल के देंगे अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से, जिन पर हमारी बहुत पकड़ मजबूत है, मजबूत पकड़ है। यहाँ से हमारी 4 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, कुपवारा से हमारी 4 सीटें हैं और बांडीपुर से 2 सीटें हैं। जैसा कि एग्जिट पोल ने आज तक 2 बार दिखाया कि बारामूला से 2 सीटें, कुपवारा से 3, बांडीपुरा से 1, ये बनती है 6। लेकिन हमारा दावा है कि हम 10 निकालेंगे अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से। रोज़ बरोज़ पार्टी बढ़ रही है, हमारी कोई जगह ऐसी नहीं है, चाहे फार फलंग कितना भी है, करना, केरल, मचल, जो फार फलंग है, फिर आप तिरेल, गुरेज पहुँचे, जो भी फार फलंग एरिया है वहाँ पर हमारे कमांडर्स बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं। वार साहब, लोगों का मानना है कि बीजेपी का अलायंस है इलेक्शन में, अपनी पार्टी भी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है और बीजेपी का अलायंस है इनके साथ, और भी होगा, दाएं बाएं भी और भी होगा अलायंस। क्या ये सच है? नहीं, बीजेपी अपने दम से 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन में हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम मान के चलते हैं सहयोगी दल हो सकते हैं वो, लेकिन तब जब वो कुछ करके आएंगे। अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, खुदा न करे हमारी सोच के मुताबिक हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हालात ने कुछ ऐसा किया उनकी ज़रूरत होगी, तब उनके पास जो कुछ होगा वो हमारे साथ होगा। अच्छा, क्या वार साहब जहाँ अपनी पार्टी का कैंडिडेट होगा वहाँ आपका भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से इलेक्शन लड़ेगा। जी जी जी, चलिए ठीक है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है वार साहब, लोगों का जैसे आप दावा करें 90 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कम से कम 16 सीटें आप कश्मीर में लेने वाले हैं और बाकी जम्मू की बात कर रहे हैं, अब ठीक है मानते हैं, मगर लोगों में एक नाराजगी है, लोगों के दिल ऐसे दिखते हैं कि वो रंजीदा है, लोगों के दिल में एक दुख है, वो बीजेपी से नाराज क्यों है? वो आप पर उंगली उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता अवाम के मसाइल, अवाम की मुश्किलात, अवामी मामलात हल नहीं कर पाते हैं और अवाम का साथ भी नहीं दे देते हैं। इसकी मिसालें हैं इसकी मिसालें हैं। लोगों की जो नाराज़गी है वो अपनी जगह बजा है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, अमन और कानून की जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेट उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस गरीब की बात ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, ब्यूरोक्रेटों की बात चलती है, गरीब की आवाज़ दब जाती है और गरीबों को तरह तरह तरीकों से परेशान किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नर राज में ऐसा हमेशा होता है, जब गवर्नर राज आता है ये ब्यूरोक्रेटों की हुकूमत बनती है, यह हम मानते हैं, लेकिन गरीब की आवाज़ को आगे चलाना, हम लोगों ने यहाँ जो ये ऑफिस खोला है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने इसके खर्चात हैं, ये तो उनके लिए ही था। जिस गरीब की कोई परेशानी है वो हमारे ऑफिस में आए, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा काम है उसका समाधान निकालना। हम पर उंगलियां अवाम नहीं उठाता है, हम पर उंगलियां जो उठाते हैं वो उठाने वाले हैं हमारे अपोजिशन, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वगैरह। अवाम को इसके साथ कुछ नहीं होता है।
अवाम को किसकी सरकार बने, अवाम इसके साथ। अगर अवाम हमसे नाराज होता तब यहां 1,70,000 डिग्री कॉलेज बारामूला में अमित शाह के रिले में नहीं होता। 70,000 की संख्या अंदर थी, 60,000 कुर्सियां हमने मंगाई थी दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, और 10,000 लोग खड़े रहे दाएं बाएं। 1,00,000 लोग हमारा, क्योंकि 1 गेट मिशनरी ने चेकिंग गेट एक ही बनाया था, जिसके कारण से 1,00,000 लोग हमारा सड़क पर रहा, सड़क से बाहर गया। अगर अवाम हमसे नाराज होता, हमने तो जबरिया नहीं लाया, हमने तो दावत की, तब क्यों वो लोग आए? जब अवाम की बात हम करते हैं, अगर अवाम हमसे नाराज होता, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर 1,70,000 लोग यहां बारामूला में आए 5 अक्टूबर 2022 को। अवाम नाराज नहीं है, नाराज हमारे से है एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, क्योंकि उनके आदात जो थे, जो उन्होंने इस गरीब अवाम के साथ किया है, वो नाराज है। वो लोग, अवाम हमसे नाराज नहीं। अवाम को अगर हमारी कहीं जरूरत है, हम 24 घंटा अवाम के लिए यहां बैठे हैं, हमारे लीडर्स बैठे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहां नहीं है, प्रभारी यहां है, मैं नहीं होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई 24 घंटा ये ऑफिस चलता है। 24 घंटा इस पर ताला नहीं लगता है, यानी रात को भी ताला नहीं लगता है। हमने यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं लगाई है, ड्यूटी इसलिए क्योंकि हमारे आने वाले वर्कर को, वोटर को कोई चेकिंग तकलीफ ना हो। अवाम इस वक्त अगर परेशान है, परेशान मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बिजली फीस इस वक्त है, बिजली फीस जो है कश्मीर का 1990 से लेकर आज तक 98,000 करोड़ बिजली फीस बकायत है, 98,000 करोड़। और जम्मू का 44,000 करोड़, जम्मू रीजन, जिसमें पंजाब वैली भी है, यानी पीर पंचाल, राजौरी, पंच, और वहां से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उसको चनाब वैली बोलते हैं। तीनों वैलियों को मिला के 44,000 करोड़ वहां है। जब वहां रिबैक का सिस्टम चला, यानी पेमेंट का सिस्टम चला, तो एक महीने में 22 करोड़ आया बिजली फीस वहां रिकवर। और वही ड्राइव यहां चलता है, यहां पर अभी तक सिर्फ 3 करोड़ आया। 98,000 करोड़ में 3 करोड़ टोटल आया है। और उसको प्रधानमंत्री जी ने रिलैक्स दिया कि जो भी 90 से आपके ऊपर टैक्स लगा है, इंटरेस्ट लगा है, वो छूट है। यानी परसों मेरे पास एक आया, तो उसका 1,10,000 था, तो उसकी पेमेंट हमने एलओसी उसको 60,000 में दिलाया। दैट मीन्स 50,000 उसका रिलैक्स हो गया। वो कैसे हुआ? 50,000 उसमें सूद बना था 90 से लेकर आज तक। जो सूद है वो प्रधानमंत्री ने सिरे से ही काट दिया, ऐलान हुआ है। और उसके बाद 12 किस्तों में ये देना था, यानी जो बाकी रकम आपका सूद काट के रहा, वो 12 किस्तों में आप दो। 12 किस्तों में 3 किस्त चले गई, 3 महीने चले गए इस स्कीम को, अभी 9 महीने बकायत है। अब जब बिजली वाले उसका तार काटते हैं, तो आवाम बोलता है बीजेपी ने करवाया। अरे भाई, 90 से आज तक आपने फीस ही नहीं भरा है। चीफ इंजीनियर का तनख्वाह बंद है, चीफ इंजीनियर कश्मीर मेंटेनेंस का तनख्वाह बंद है, वहां से लेकर जो यहाँ कैजुअल लेबर है उसका तनख्वाह बंद है। यानी उनको पावर कमिश्नर ने हिदायत दी कि अगर आप लोगों ने बिजली फीस वसूल नहीं किया, इतनी सहूलियात नहीं देने के बाद, 2 सहूलियात, नंबर 1 सिरे से सूद माफ, नंबर 2 इसको आप 9 किस्तों में दे दो। आज के डेट में, पुराने डेट में 12 किस्तों में देना था। ना ये किस्त देते हैं, ना ये फीस देते हैं। परेशानी ये बन गई। आप चलिए राशन में, 3 साल से हम राशन, हमारा प्रधानमंत्री 2020 से फ्री राशन दे रहा है। फ्री राशन जम्मू कश्मीर को 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ का घाटा होता है स्टेट को एक साल के लिए। एक साल का राशन जो बीपीएल, एपीएल वगैरह को दिया जाता है, वो 3 साल में, एक साल का 66,000 करोड़ है। 2, यानी ये रिलैक्स
तीसरा पॉइंट है हर घर को गोल्डन कार्ड, हर फर्द को गोल्डन कार्ड देना एसेंशियल बन गया। अगर आपके घर पर भी आए होंगे, आशा बहन अलग आती है, सोशल वेलफेयर अलग, हेल्थ वाले अलग, क्या आप ये गोल्डन कार्ड को और फ्री में बनाना है। ये इसकी सहूलियत के लिए है। अगर कल कुछ खुदा न खास्ता हो गया तो इसको 5 लाख का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख होता है। अब नाराज कहाँ है? नाराज है कि यहां पर कमियां हैं। कमियां हैं, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक बनता है 20 पंचायत पर। 20 पंचायत में कम से कम वहां पर मिनिमम 5, 6, 7 जेई होने चाहिए थे। हर ब्लॉक में एक जेई है। इस कारण से हमारा जो फंड है ये लेपस होता है। जो अरबों खरबों में हमारे पास आरडीडी में फंड्स आते हैं वो लेप्स होते हैं, क्योंकि जेईज की शॉर्टेज है। जेई हमने 1400 फार्म भरे हैं, 1400। जो ही उनका हमें ऑर्डर देना था तो वो एसआई का कांड हो गया। एसआई का कांड अभी सालों नहीं हुआ, जो ही वो सालों हो जाएगा 1400 जेई की भर्ती हो जाएगी, 1400 वीएलडब्ल्यू की भर्ती हो जाएगी और 40 वीडियो नए बने हैं। इन्हीं दिनों में और 60 बनने वाले हैं, ताकि एक ब्लॉक, एक वीडियो को एक ब्लॉक चाहिए, जबकि इस वक्त उसके पास कम से कम 3 हैं। एक किसी के पास नहीं है, 2-3 शॉर्टेज ऑफ वीडियोज हैं, शॉर्टेज ऑफ जेईज है, शॉर्टेज ऑफ वीएलडब्ल्यूज हैं। इसी तरह हर प्रकार में आप जाइए, हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है। ये यहां नहीं है, ये आप पुलिस में जाइए वहां भी शॉर्टेज है। और इसका कारण क्या है? जो कारण गया कि हमने करप्शन फ्री किया, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने का। यही वजह है कि लिस्टों में टाइम लगता है। आज के डेट में आपके बगल में परसों यहां आर्मी की भर्ती हुई, 1200 लोग उसमें लेने थे। जरा कोई एक कहीं से 1200 लड़के उसमें हो गए, जरा कोई एक साबित करके दे कि मेरा एक पैसा कहीं खर्चा हुआ। जहां पुलिस की भर्ती हमें करनी है, इसके बाद 10,000 कांस्टेबल की भर्ती करनी है, 10,000 हमें लेडीज की भर्ती करनी है। दैट मीन्स 5,000 लेडी यहाँ आएगा, 5,000 ये जेंट्स आएगा। उसके बाद 20,000 हमारा सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, ये सारे होम डिपार्टमेंट के 7 डिपार्टमेंट है, उसमें 20,000 करने हैं। 30,000 तो इसी जनवरी के महीने में, इनके लास्ट डेट फॉर्म जो है 30 दिसंबर है। कौन सा दिन ऐसा है जब नौकरियां नहीं निकलती हैं? आप नौकरियों को छोड़कर आप चलिए, 4th बैक टू विलेज हुआ। हर पंचायत को डीसी ऑफिस से, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर हाउस से 3 प्रकार से हिदायत थी कि हर पंचायत से आप 15 लड़कों का लिस्ट दे दो बैंक को। उनको 2% पर सूद मिलेगा, 2% सूद, 25 लाख से शुरू उनका प्रोजेक्ट जितना है 7 दिन के अंदर उसको मिलता। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने प्रोजेक्ट बना दिया। मुझे कंसर्निंग बैंक मैनेजर फोन करते हैं, सर आप लोगों के ये प्रोजेक्ट नहीं आए, क्योंकि प्रोजेक्ट उसको डीआईसी में देना है। यहां सिर्फ नौकरी की एक बीमारी लगी है। ये पहला केस है जिसमें 2% सूद लगता है और हर पंचायत से 15 लड़कों को रोजगार देना है। आप ये जरा जरूर दीजिए कि 5,000 J&K की पंचायत है, 5,000 को 15 से आप जरब दो, ये कितना हमारा जनरेशन इनको रोजगार मिलता और इनको कितना पैसा देना है, वो भी 7 दिन के अंदर। ये गवर्नमेंट हाउस से ऑर्डर था। जहां खुद का रोजगार कमाने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहां सिर्फ चाहिए नौकरियां। पीजी वाला बोलता है मुझे एसपीओ भर्ती करो। मेरे पास लड़के आते हैं पीजी ग्रेजुएट्स, एमए ग्रेजुएट्स, मुझे एसपीओ भर्ती करो। मैं उनको बोलता हूं भैया आपका ये स्कीम है, इस स्कीम में आप 10 लोगों को रोजगार दोगे। कोई भी स्कीम आप बनाओ, कोई एक बनाओ। कहीं दिक्कत आती है, मैं यहां बैठा हूं, डीआईसी में है, बैंक में है, यही 2 जगह है, खादी विलेज में है।
उनके साथ हफ्ते में 2 बार मैं मीटिंग करता हूँ, कम से कम 1 बार हफ्ते में। उनका डीएससी का जनरल मैनेजर, खादी विलेज का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन दो से हफ्ते में 1 बार मेरी मीटिंग होती है कि आप लड़के भेजो, हम इनको लोन दे देंगे। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा वार साहब, यहाँ यही बात करेंगे हम कि बिजली का आपने बोला है कि इतना पैसा रुपया लोगों के पास बाकी पड़ा है, और फूड की भी बात आपने की है। तो सरकार ने इतना फ्री राशनस दिया है और इतना करोड़ रुपए सरकार बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। और भी आपने बैक टू विलेज की बात की है, तो अच्छी बात है। तो एक लोगों का कहना है कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लोगों से जो रोस्टर का वादा किया है पावर सप्लाई देने का, वो पूरा नहीं हो रहा है। जहां डिपार्टमेंट 8 घंटा या 12 घंटा बिजली देने का वादा कर रहे हैं, वहां 2 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास इतना बिजली का फीस बकाया है। अगर लोग के पास इतना बिजली फीस बकाया है, तो डिपार्टमेंट के पास भी इतना पावर पड़ा बैलेंस है लोगों का। जब किसी का ये 1 किलोवाट एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजली का, वो 24 घंटा उसको 1 किलोवाट दे रहे हैं, तो देने में तो वो 250 वाट भी नहीं देते हैं, 250 वाट भी नहीं देते हैं, तो बाकी बिजली गई कहाँ? एक चीज ये है, चाहे कितने से कितना बड़ा अफसर वो हो, जो हमारे अवाम के साथ नाइंसाफी करता है, चाहे वो कितना से कितना बड़ा अफसर है, उसको जेल भेजना मेरा काम है। चलिए वार साहब, प्रॉपर्टी को सीज करना मेरा काम है। हकदार को हक मिलना चाहिए। जहां भी एनआई वाले हैं, यहां भी सीबीआई वाले हैं, हमारे बारामूला में अच्छे अच्छे अफसर यहां बैठे हैं, बड़े ओहदेदार यहां बैठे हैं। अब आम जनता को पता नहीं है कहां है वो। तो हमारा काम है, आप ठोस सबूत दे दो हमें, हम उनको इंसाफ, क्या गरीब का इंसाफ दिलाना, जालिम को जेल भेजना, ये हमारा काम है। बिल्कुल, इस बात का शुक्रिया है आपका वार साहब। आपको बड़ी हमदर्दी है लोगों के साथ, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तहे दिल से इसका आपको लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर बात करेंगे हम नशा मुक्त भारत की बात करेंगे। अब रोजगार की बात के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले तो आपने बात की है, डेवलपमेंट के हवाले से इतना ये हुआ। अब रोजगार के जो वसाइल है, जैसे कि हमने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है आपको, ये तो आपका नारा था। तो रोजगार के वसाइल से हम बात करेंगे। नौजवान, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सब लोग ये चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, हमको सरकार की कुर्सी दे दीजिए, हम सरकार के नौकर बनना चाहेंगे। अगर ऐसे ही वो नौकर बनेंगे कि जैसे कि पहले ये अपना वो हलफ ले लेते हैं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के नौकर है, फिर कुर्सी पर बैठ के आंखें बदल देते हैं कि लोगों को समझते हैं भेड़ बकरे हैं। तो अगर ऐसी नौकरियां उनको देंगे आप तो ठीक है। तो क्या है रोजगार के वसाइल, किस तरह से हुए हैं पैदा अभी तक? तो लोग ये नहीं मानते हैं कि कोई वसीला है रोजगार का। यहाँ रोजगार के वसाइल पैदा हुए हैं, आगे भी और हो जाएंगे। जैसे कि रिसेंटली आपको याद होगा, यहाँ पर 8,500 करोड़ श्रीनगर उड़ी तक 4 लेन हुआ, उसका काम भी शुरू हुआ है। वाहिद सिर्फ बीकन का संग्रामा दिया गया है फ्लाईओवर बनाने के लिए। उसमें जो लोग काम करेंगे, लेबर यहाँ का हो, मिस्त्री यहाँ का होना चाहिए, इंजीनियर्स 50% यहाँ के होने चाहिए, और लोगों को उस ज़मीन का पैसा भी मिल भी रहा है। किसी ने लिया, किसी को ले रहा है। उसमें पानी चाहिए, टैंकर्स यहाँ के होंगे, ट्रैक्टर्स यहाँ के होते हैं, रेत बाजरा यहाँ का होता है। रोजगार के वसाइल ऐसे ही पैदा होते हैं। इसके बाद हमारा जीएमसी चल रहा है, बन भी रहा है, चल भी रहा है। वहाँ पर जीएमसी बारामूला को जब शुरू किया तब 100 डॉक्टर MBBS करना था, आज के डेट में 500 हो रहा है।
नौकरियां वहां से ही पैदा हो रही हैं। वहां से जब से ये बना है, सतपाल मलिक जी उन दिनों गवर्नर थे, वो यहाँ आए थे, हम भी साथ थे, तब उन्होंने उसका इनाग्रेशन किया था। तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा वहाँ नौकरियां पैदा हो गई। और भी यहाँ वसाइल पैदा होने हैं। और भी यहाँ जल जीवन मिशन बारामूला का 16,000 करोड़ है, जिस पर इस वक्त इन्हीं दिनों में ठेकेदार टेंडर डाल रहे हैं और कुछ ठेकेदारों को काम मिला है। और कोई भी हमारा एक जगह 21 घर है, क्योंकि हम बारामूला के साथ नहीं हैं। हमारा तो सोपोर डिवीजन है, सोपोर डिस्ट्रिक्ट है। हमें ओनली फॉर रफियाबाद 6,500 करोड़ मिला है। उसमें खुद भी काम करना होता है। और सोपोर डिवीजन को 15,500 करोड़ JJM में मिला है। उसमें लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए और भर्ती चाहिए, काम करना है। हर घर में जल, हर घर में नल खुद मचेगा। डेवलपमेंट के ओर से मुझे लगता है कि यहाँ का आदमी जो है, जो भी वोटर है, छोटा है बड़ा है, उसको शुक्रगुजार नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। जितना नरेंद्र मोदी जी को बारामूला के साथ, ये कश्मीर के साथ क्यों इतना लगाव है, कारण ये है कि वो 12 साल यहाँ संगठन मंत्री थे। 12 साल हमने इकट्ठे काम किया है, 90 से 2002 तक। उसके बाद वो नेशनल सेक्रेटरी बने। नेशनल सेक्रेटरी के ओर से वो हमारे प्रभारी 6 साल रहे, यानी 12, 6, 18 साल वो यहाँ काम उन्होंने किया है। शायद नादिर ही कुछ घर होंगे, यानी जहाँ जहाँ पर हमारा उस वक़्त का संघ का आदमी था, संघ से जुड़े हुए लोग थे, उनके घरों में उन्होंने रातें निकाली हैं। वही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ये जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में हमारे अमित शाह जी फिर आ रहे हैं कश्मीर 2 दिन के लिए। अभी ये अनऑफिशियल है। और फरवरी में हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे 2 दिन के लिए। मार्च में JP नड्डा जी आएंगे। अप्रैल में शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे। मई में CM हरियाणा योगी जी आएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी मंत्री यहाँ आएंगे, मुझे उम्मीद है जो मेरे साथ बात हुई है, सब लोग बारामूला आएंगे। अच्छा, आखिर में आपसे रुखसत लेते हैं, मगर उससे पहले ये पूछ लेते हैं आपसे सर, भारत सरकार की तरफ से जो स्कीमें लॉन्च हुई है आवाम के फ़ायदे के लिए, उनमें कोई कमी नहीं है। उनमें कोई स्कीमें तो बहुत आ रही है, मगर यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक माहौल बना है, सिस्टम बना है, लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। कोई स्कीम ही नहीं पहुँच पाती है लोगों तक। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि ब्लॉक की स्कीम है, ब्लॉक की स्कीम में 15 लोगों को दिया जाए तो 2% पे लोन मिलेगा। ये पहली बार हुआ वो हाँ पहली बार हुआ है, मगर ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लोगों तक ये खबर नहीं आ जाती है। अगर आ जाती है तो उन्हीं लोगों को आ जाती है जो उनके रिश्तेदार होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट का कोई रिश्तेदार होगा उसको फायदा मिल रहा है, पंच सरपंच का कोई रिश्तेदार होगा उसको फायदा मिल, DDC BDC का कोई रिश्तेदार होगा उनको फायदा मिल रहा है। मगर एक गरीब बेचारा जो इसी सोसाइटी में रहता है वहीं का वहीं रह जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं। उसका बच्चा है, आज पढ़ा लिखा है, PG किया है, ग्रेजुएट है, उसको वो बेचारा लगा है, रेडी चलाने लगा, फुटपाथ पे बैठा है। उस तक पहुंचने के लिए सरकार जो ये स्कीमें बना रही है, मगर बीजेपी का कोई रोल नहीं है लोगों को अवेयर करने का। जैसे कि ये अभी इंडस्ट्रीज की जो स्कीमें आ रही है, इंडस्ट्रीज लगाने का, उनका भी लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्हीं को मिल रहा है जो जुड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो उनके रिश्तेदार है,
और भी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च हो रही है, बैंक से स्कीमें लॉन्च हो रही है, R&B से स्कीमें, PHE से स्कीमें हो रही है, मगर लोगों जो गरीब आदमी है यहाँ का उसको फायदा नहीं मिल रहा। अब जो बदलाव लोग चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, इस बदलाव के वो लिए उठे हैं और जनसंख्या जो जमा हो रही है, उनको बदलाव की उम्मीद है, एक उम्मीद लगाई बैठे हैं बीजेपी से कि कोई बदलाव आप देंगे। तो क्या आपका इसमें विचार है? 2024 में सबसे पहले हमारा 4 लेन जो बन रहा है श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से स्कीम श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं, लोगों को जो बेखबर है लोग। आप सुनिए, हम वहाँ ही पहुँचेंगे। वो 2024 में कंप्लीट होगा। जो हमारा रेलवे है बारामूला से जम्मू, वो 23 में कंप्लीट होगा और आने वाले 2-3 महीनों में ही होगा, यानी मार्च अप्रैल में ही उस तक ये होगा। और उम्मीद हम करते हैं कि 23 में ही इलेक्शन भी होगा। ये 3 पॉइंट हो गई और ये तीनों पॉइंट बहुत बड़े हैं, जिससे हमारे आम नागरिक को फायदा होगा। जैसे कि इस वक्त का जो सफ़र हो रहा है, बारामूला से जम्मू आपको जाना है 1500 देना है। अगर यही रेलवे आएगा तो ये 100 में जम्मू पहुंचेगा। जो कुछ हो रहा है आवाम की भलाई के लिए हो रहा है। पर रही बात स्कीमों की, अवेयरनेस करना ये उन लोगों का काम है जो लोग सरकार में बैठे हैं। सरकार में इस वक्त सरपंच बैठा है, BDC बैठा है, DDC बैठा है। आप DC के पास, किसी के पास जाओ, वो बोलेगा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा जो कुछ था वो सरपंच और BDC DDC के पास है। म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, वो चेयरमैन के पास है। तो उनको कहा गया, मोदी जी की सरकार ने हमारा विजिटिंग ऑफिसर होता था इस 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए विजिटिंग ऑफिसर होता था। आज के डेट में ये पूरे 1 साल के लिए है और हर मंडे को, हफ्ते का, ये महीने का पहला मंडे जो आएगा, हर महीने का पहला मंडे जो आएगा उस दिन बैक टू विलेज है। पिछला मंडे जो गया उस दिन भी बैक टू विलेज था। हर जगह सरकार का हर ऑफिसर उस विजिटिंग ऑफिसर के सामने था। महीने का पहला मंडे जो होगा उस दिन बैक टू विलेज है। दैट मीन्स पहले साल के बाद होता था, अब महीने के बाद हो गया। कोई भी बड़ा काम है वो उसको लिखना है, उसको सामने बैठ के ठप्पा डालना है और DC ऑफिस में भेजना है। DC ऑफिस एक विजिटिंग ऑफिसर के साथ DC ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का लाइन ये कनेक्ट होता है तीनों। यानी यहां जो हमने लिखा, यहां जो हमने बोला, ये वहां चीफ सेक्रेटरी खुद सुन रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। आज का जिम्मेदार वो लोग हैं जो अवाम को खबरदार नहीं करते हैं। हमारी बदकिस्मती है, जब हमारा मुलाजिम नौकरी लगने के लिए फार्म भरता है उस वक्त वो लिखता है मैं एक सफ़ेद पोश बाप का बेटा हूँ। जब वो नौकरी लगता है तब वो बनता है अंबानी का बेटा। उसको वो एप्लीकेशन याद ही नहीं रहता है। सिर्फ 1-2 तनख्वाह लेने के बाद वो अपने आप को शहंशाह समझता है। वो अवाम का खिदमतगार नहीं समझता है, अवाम का नौकर नहीं समझता है। अब यहाँ की अवाम बेदार है, अभी सब तो नहीं है। काश 100% होता तब ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चलती। ये मीडिया वाला हो, पॉलिटिशियन हो, उनके लिए कुर्सियां क्यों सामने होती है, उनके लिए इंट्रेंस क्यों है? क्योंकि ये लोग खुश रह गए कि ये 2 लोग, मीडिया को इसलिए करना है ये उछाले मत, पॉलिटिशियन को ये है ये ट्रांसफर मत कराए। तो इन 2 लोगों के लिए किसी भी वक्त कोई भी गेट खुला है। लेकिन ये होना चाहिए था अवाम के लिए, उस गरीब अवाम के लिए होना चाहिए था जो घर से निकला है, किसी हक हमसाये से उसने किराया उधार लिया है, फिर वो बारामूला DC ऑफिस आया या SB ऑफिस आया, वहां पर ये होना चाहिए था इंसाफ।
तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कुछ कमी पेशी रही होगी, इंशाल्लाह नया गवर्नमेंट जो बनेगा अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। चलिए वार साहब, आपका शुक्रिया कर लेते हैं कि आपने प्रोग्राम में आकर हमारे सवालों का विस्तार से जवाब दिया है, और इंशाल्लाह ये मुलाकातें होती रहेंगी, और जो भी लोगों के मसाइल है, मामलात है, मुश्किलात है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपके वसातत से या आपके जिम्मेदारी से लोगों के मसाइल आप तक पहुंचाकर उनका हल इंशाल्लाह निकल जाएगा। ज़रूर आपसे मदद लेकर के उनका हल करवाएंगे। शुक्रिया।